अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज हमारा इंग्लिश ऐसे सीरीज का फिफ्थ लेक्चर है। इससे पहले हमारे फोर्थ लेक्चर जो है वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमने ऐसे का इंट्रोडक्शन दिया था हमारे लेक्चर, अगर आपको याद हो। उसके बाद हमने ये बताया था आपको कि आपने आउटलाइन कैसे बनानी है। देन हम आपने आपको ये बताया था कि थीम्स जो है वो ऐसे में वो क्या होते हैं, और देन उसके बाद हमने आपको थीम्स, और देन हमने आपको ये बताया था कि आपके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं और उनको कैसे आपने जो है वो हैंडल करना है। और आज का जो लेक्चर है वो रिलेटेड है इम्पॉर्टेंट ऐसे से। हमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की ये क्यूरीज आई कि सर हमें ये बताएं कि इम्पॉर्टेंट ऐसे कौन कौन से हैं। तो अभी जो स्टूडेंट्स जो कि किसी भी एग्जाम के अंदर, पीपीएससी के कोई एग्जाम के अंदर इंग्लिश ऐसे के लिए अपीयर होना चाह रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर है या कोई और पेपर है, इसके अलावा सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो है वो आजकल प्रिपरेशन चल रही है, उसका एग्जाम है, तो उसके लिए जो लोग बच्चे तैयारी करें तो उनसे ये बिल्कुल ये जो प्रिपरेशन है उनके रेलिवेंट है। तो अगर कोई बच्चे जो है वो हमारे नोट्स लेना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन क्लासेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अपने ऐसे को इवेल्युएट करवाना चाह रहे हैं, या जीके के मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं हम लोग, उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे इस नंबर पे एडमिन से राब्ता कर सकते हैं। लेकिन जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है इंपॉर्टेंट एसेज की लिस्ट। उसमें इसमें पहला ऐसे है वो है गुड गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर किसी की जुबान पर है, और इसके अंदर अगर थीम देखा जाए तो वो है गवर्नेंस। ठीक है, तो ये एक ऐसे है जो कि आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स। अच्छा, डेमोक्रेसी जो है उसके ऊपर तो हमेशा ही क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं आफ्टर 27th अमेंडमेंट, और इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड लाजमी कोई ना कोई ऐसे पूछा जा सकता है, खासतौर पे अभी जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनसे रिलेटेड, और ऑब्वियसली आप उनको लाजमी उसमें कोट करेंगे, उसके बगैर आपका ऐसे कंप्लीट नहीं है। और इसमें जो आपका थीम बनता है ये आप डेमोक्रेसी है। उसके बाद आईएमएफ बेल आउट्स हैं, ये भी एक बड़ा रेलिवेंट ऐसे है आजकल के टाइम के हवाले से। रोड टू द स्टेबिलिटी और रिसीट्स फॉर डिजास्टर, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है जी। ये यानी कि आपका जो थीम है इसमें वो इकोनॉमी बनेगा। आईएमएफ बेल आउट्स की तरफ जो है वो हमें एक दफा फिर जाना पड़ेगा। आपको पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी अरसे से स्ट्रगल कर रही है, बार बार हम आईएमएफ बेल आउट्स पैकेजेस की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए ये एक ऐसे जो है वो भी पूछा जा सकता है। अच्छा, ये जो पीएमएस का एग्जाम है ना, पीएमएस या फिर पीपीएससी का कोई और एग्जाम है जिसमें ऐसे पूछा जाता है, उसमें यूजुअली आपसे 4 से 5 ऐसे आते हैं, लेकिन आमतौर पे 4 ही आते हैं। तो 4 ऐसे जो हैं उनके अंदर से कोई एक ऐसे उसको अटेम्प्ट करना, ये थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, एज कम्पेयर टू कि आपके पास 10 ऐसे हैं और उसमें से आप एक ऐसे अटेम्प्ट करें। बिकॉज सीएसएस के अंदर आपके पास टोटल 10 ऐसे की चॉइस होती है, उसमें आपके पास बहुत ज्यादा मार्जिन होता है कि यानी कि अगर आपने कोई 2 3 4 अच्छे अच्छे वाले जो थीम्स हैं, मेन मेन थीम्स आपने प्रिपेयर कर लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप आराम से उनमें से कोई ना कोई ऐसे आ जाएगा और आप उसको कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही 4 आने हैं और 4 में से आपने एक करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको काफी सारे थीम्स कवर करने पड़ेंगे। तो हम अपने स्टूडेंट्स को तकरीबन 10 थीम्स जो हैं वो कवर करवा चुके हैं, और टोटल जो है वो हमने इसके 15 थीम्स करवाने हैं। तो 15 थीम से रिलेटेड जो है वो हम उनको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी इवेल्युएशन भी कर रहे हैं, और उनको जो है वो हम लोग फीडबैक भी देते हैं। तो लेकिन जी नेक्स्ट जो है हमारा ऐसे वो पाक अफगान कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि हमारे इस वक्त जो है वो पाक अफगान इशू जो है वो बड़ा एक इमर्जिंग इशू है, एक बर्निंग इशू है, और अभी पिछले दिनों में भी यहाँ पे पाकिस्तान ने वहाँ पे जाके स्ट्राइक की है। इंडिया जो है वो इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, और ये एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक इश्यूज की जो हमारी डोमेन है ये इसके अंदर आएगा। ये नंबर 5 पे जो ऐसे है वो ग्लोबल वार्मिंग एंड पाकिस्तान है। आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग से पाकिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला कंट्री है, बिकॉज इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर अर्थ का जो टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल एज से तकरीबन 4% या 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, 4 डिग्री से इंक्रीज करता है, तो इस दुनिया के जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे। और आपको पता है कि पोलर रीजन के अलावा सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स पाकिस्तान में है। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला अगर कोई कंट्री है तो वो कौन होगा? पाकिस्तान होगा। ठीक है, तो अभी मैं पिछले दिनों एक बुक पढ़ रहा था, और उसके अंदर उसका जो ऑथर है उसने एक रेफरेंस दिया था। उसने ये कहा था कि अगर क्लाइमेट चेंज से या ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया में कोई कंट्री जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, तो वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा तो वो पाकिस्तान होगा। और उसके उसके जो असरात हैं वो आप देख रहे हैं कि अभी इस साल जो सैलाब आया है, जो फ्लड आया है, वो बड़ा ड्रास्टिक किस्म का था, और उसके बाद फ्यूचर में भी ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इससे भी बड़े जो है वो सैलाब आ सकते हैं, बिकॉज ग्लेशियर्स बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं, जो रेन पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग जो है
और इसके ऊपर लाजमी एक ना एक ऐसे जो है वो पूछा जा सकता है, तो इट कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आ सकता है, यस। और ये क्लाइमेट चेंज जो है वो इसका थीम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये बिल्कुल एक इमर्जिंग इशू है, और आजकल जो है वो इसके ऊपर काफी ज्यादा काम हो रहा है। द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, और जो डेथ ऑफ क्रिएटिविटी है, ये वाली जो नीश है इसकी, ये भी आजकल बहुत ज्यादा जेर बहस है। यूनिवर्सिटीज के अंदर इसका जो यूज हो रहा है, रिसर्च के अंदर जो इसका इस्तेमाल हो रहा है, बाकी और क्रिएटिव राइटिंग के अंदर जो इसका इस्तेमाल हो रहा है। पिछले दिनों डॉन का जो है वो एक स्कैंडल इसी तरह से सामने आया, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो एक एडिटोरियल लिखा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लाजमी देखेंगे। उसके बाद है जी अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, इम्पैक्ट्स एंड वे फॉरवर्ड। ठीक है जी, इसके इम्पैक्ट्स क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, ये सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हमारी एक थीम होता है, उसमें से जो है वो ये एक ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारा 7वां ऐसे है। नंबर 8 पे है जी सोशल मीडिया एंड इट्स रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको शेप करने में। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि अपने सारे का सारा जो स्टांस है, जो सारी की सारी अपनी कैंपेन्स हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू लॉन्च कर रहे हैं, और बाकी जो पार्टीज हैं वो उनको उनको कॉप करने के लिए वो भी सोशल मीडिया को जो है वो तेजी के साथ इस्तेमाल कर रही हैं, और ज्यादा से ज्यादा अपनी वहां पे प्रेजेंस शो कर रही हैं। तो सोशल मीडिया जो है वो इस दौर में और आने वाले दौर में जो है बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। और जो जिस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उसी तरह से पोलराइजेशन जो है वो हमें सोशल मीडिया पे भी नजर आती है। तो इसी हवाले से अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया और मीडिया की ये जो थीम है, इसके अंदर सोशल मीडिया एंड इट्स रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे बनता है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बैलेंसिंग मेजर पावर्स यूएसए चाइना डायलेमा। देखिए जी, पाकिस्तान की जो मेजर पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके लिए इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो उसमें अफगान इशू जो है वो बहुत एक मेजर चैलेंज है। उसके अलावा जो है वो पाक चाइना रिलेशंस और पाक यूएस रिलेशन, उनको बैलेंस करना जो है वो इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा इमर्जिंग इशू है। ठीक है, यूएस जो है वो हमारे, एक तरफ यूएस जो है वो खड़ा है, दूसरी तरफ चाइना खड़ा है। चाइना जो है वो हमारे पास उसके पास सी पैक है, उसके साथ हमारी जो है वो हमने बहुत सारे हमें उसने फाइनेंसिंग की हुई है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को जो है वो उसने डेट किया हुआ है। और ऑन दी अदर साइड जो है वो यूएस मौजूद है, जो कि जिसके साथ हमारे जो है वो अभी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, मिनरल्स का जो है वो एग्रीमेंट हुआ है अभी रिसेंटली। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इन दोनों पावर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि पाकिस्तान जो है वो उसका झुकाव यूएस की तरफ ज्यादा हो गया है, उसकी वजह से चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो यहाँ पर चाइना के जो इंटरेस्ट हैं उनको किसी किस्म का कोई खतरा है। तो इस सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो ये इट कुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और कि जिसके ऊपर जो है वो ऐसे पूछा जा सकता है। देन हमारे पास जो है वो नंबर 10 में है वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान बिटवीन एस्पायरेशन एंड रियलिटी। तो ये जेंडर का जो है वो हमारा एक थीम है, जिसमें से वुमेन एम्पावरमेंट या जेंडर से रिलेटेड जो है वो कोई भी ऐसे आ सकता है जी। नंबर 11 पे जो हमारे पास ऐसे है वो पीरा से रिलेटेड है, यानी कि अभी एसडीओ पीरा का एग्जाम होने वाला है, और ये एक्सपेक्टेड है कि अभी मिड ऑफ दिसंबर में हो जाएगा, यानी कि अराउंड 14 to 15 दिसंबर, यानी कि मिड ऑफ दिसंबर ये एक्सपेक्टेड है। तो उससे रिलेटेड जो है वो किस तरह का ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एक आध ऐसे आ सकता है कि उससे रिलेटेड हो, क्योंकि ये गवर्नेंस से रिलेटेड हो, रेगुलेशन से रिलेटेड हो, लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड या रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड हो सकता है। तो स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस थ्रू इफेक्टिव रेगुलेशन, मल्टी फैसेटेड रोल ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा। ठीक है, इसमें ये एक ऐसा ऐसे होगा जिसके अंदर इसके हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूं, और इसमें हम इसके मैक्सिमम एस्पेक्ट्स जो है वो कवर कर लेंगे। ये एक ऐसा ऐसे हम बनाएंगे, बल्कि इसको एक थीम लाइक ऐसे बनाएंगे कि उसमें आपके मैक्सिमम ऐसे जो हैं जो कि पीरा से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, वो आपके कवर हो जाएं। तो अभी ये तो थे जी इंपॉर्टेंट ऐसेज। अब कुछ बच्चों के जो है वो हमें सवालात आ रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि मैं इसी वीडियो के अंदर इनको एड्रेस कर देता हूँ, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी और इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे। वो ऐसे ये है कि स्टार्ट कहाँ से करें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ऐसे को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको राइटिंग की जो है वो आदत नहीं है, ठीक है, और ऐसेज वगैरह नहीं लिखे हमने बचपन में, बहुत ज्यादा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, या फिर जो है वो काफी अरसे से स्टडी के साथ इन टच नहीं है। तो अब उनको ये समझ नहीं आ रही है कि स्टार्ट कहाँ से ले। और जब वो स्टार्ट करने बैठते हैं तो वो कहते हैं कि जी माइंड जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, बिल्कुल लिखा नहीं जाता। ये बहुत सारे बच्चों का मसला है, एक आध बच्चे का मसला नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मेरे साथ इस तरह का जो है वो अपनी अपने कंसर्न जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें जो सबसे अहम बात यह है, जो स्टार्ट है आपका वो कहाँ से होना चाहिए, वो ये है कि आप सबसे पहले आउटलाइन से स्टार्ट। ये जितने भी इंपॉर्टेंट हमने आपको, अगर आप हमारा लेक्चर नंबर 3 देखेंगे जो कि थीम से रिलेटेड है, उसमें जो है वो जितने भी थीम्स मौजूद हैं, आप ये करें
उन सब थीम्स को उठाएं और उनके ऊपर आउटलाइंस बनाना शुरू करना। क्या करेंगे? आउटलाइन बनाना शुरू कर देंगे। एक एक आउटलाइन बनानी मुश्किल होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है। तो हर थीम के ऊपर चार पांच ऐसे मौजूद है। इस एक्टिविटी के अंदर आपका आप मैक्सिमम जो है वो 1 से 2 दिन लगाएंगे, मैक्सिमम एक दिन बैठ जाएं, सुबह से लेकर शाम तक जो है वो क्या करें, सारे के सारे जितने भी थीम्स हैं उनके ऊपर, और एक थीम के ऊपर आउटलाइन बनाने में मैक्सिमम आपको जो है वो आधा घंटा घंटा लगेगा, ठीक है। 4-5 घंटे लगाएं और ये सारे के सारे जितने भी आपके थीम्स हैं उनके ऊपर आउटलाइंस आपकी टोटल जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। इससे ये होगा कि ये जो आपके आपका और आउटलाइंस बनानी कैसे है, ये नहीं है कि आपने वो जो नोट्स हैं उससे देख के आप आउटलाइन लिखना शुरू कर दें, नहीं। आपने ये समझना है कि इसने आउटलाइन बनाई कैसे है, ठीक है। हो सकता है कि पहली आप देख के लिख लें, लेकिन उसके बाद आपने इसके प्रोसेस को समझना है, ठीक है, कि ये आउटलाइन जो है वो बनाई कैसे गई है। दूसरी आप खुद बनाएं, अच्छी नहीं बनेगी। तीसरी बनाएं, कुछ बेहतर हो जाएगी। चौथी और बेहतर हो जाएगी। पांचवी और बेहतर हो जाएगी। जब आप 15, 20, 30 आउटलाइंस बना लेंगे तो आपको इतना का आइडिया हो जाएगा कि आउटलाइन बनानी कैसे है, ठीक है। आउटलाइन का सारा जो है वो, और अगर कहीं पे आपको समझ ना आ रही हो कि इसमें मुझे कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं, तो वो हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। तो स्टार्ट आपका जो है वो आउटलाइन से होना चाहिए। जो बच्चे स्टार्ट के बारे में थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज हैं, अच्छा, जो बच्चे जो हैं वो ऐसे लिखने की जिनके अंदर एबिलिटी मौजूद है, लिख भी सकते हैं, और उनको ये है कि वो स्टार्ट में छोटा ऐसे लिखें, ठीक है, स्मॉल ऐसे। बच्चे अदरवाइज ये कर रहे हैं कि अगर बड़ा ऐसे नहीं लिखा जा रहा तो वो ऐसे लिख ही नहीं रहे, तो आप ऐसे करें कि स्मॉल ऐसे से स्टार्ट करें। 400 to 500 वर्ड का जो है वो एक ऐसे लिखें, ठीक है। और डे बाय डे जो है वो इसकी वर्ड लिमिट इंक्रीज करते चले जाए। 4-5 दिन के अंदर जो है वो आप 1500 से 1800 वर्ड तक चले जाएंगे, ठीक है। तो आप स्टार्ट जो है वो 400-500 वर्ड से करें। 400-500 वर्ड ऐसे ही हो जाते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो जो आप अपनी हेडिंग्स को ही थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो वो 400-500 वर्ड्स तो वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। थीसिस स्टेटमेंट को बड़ा केयरफुली आपने क्राफ्ट करना है। तो उसके बाद आउटलाइन जो है उसके अंदर आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बच्चे आउटलाइन के अंदर मिस्टेक्स कर रहे हैं, कोशिश करें आउटलाइन के अंदर जो है वो केस स्टडी इन पॉइंट्स वगैरह जो है वो लाजमी लिखें। और इसके अलावा जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है, दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर एंड परफेक्ट, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो हमने बच्चों को नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट हर एक ऐसे का लिखा हुआ है, और बहुत अच्छी थीसिस स्टेटमेंट्स हमने वहां पे शेयर की हुई हैं। तो आप ये देखेंगे आपका जो थीसिस स्टेटमेंट है वो आपके ऐसे का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। और अगर आपकी थीसिस स्टेटमेंट अच्छी है तो वो क्या करेगा कि वो एक अच्छा इमेज बिल्ड करेगा आपके ऐसे के लिए, और जो पढ़ने वाला है, जो आपका एग्जामिनर है, वो ये देखेगा कि हाँ ठीक है, इस बच्चे को जो है वो थोड़ी सी उसकी तैयारी है, उसने एक एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट से जो है वो क्या करेंगे, आप एक अच्छा माइंडसेट डेवलप करने में आपको हेल्प करेगा। आपका जो है वो एक पॉजिटिव उसका जो है वो एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा टुवर्ड्स योर ऐसे। उसके अलावा आउटलाइन के अंदर आपकी किसी किस्म की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, सेंटेक्स मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो ये इन चीज़ों का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से लिखें, केयरफुली लिखें, ठीक है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि दरमियान में आपने चीज़ें नहीं लिखनी। अच्छा, कुछ बच्चे जो है वो ऐसे लिख रहे हैं, उसके साथ अगर कोई फिगर वगैरह कोट करते हैं, फॉर एग्जांपल वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो 25 करोड़ है, ठीक है, या 24 जो है वो इसमें 244 मिलियन है, तो उसके साथ कोई रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। इसके साथ रेफरेंस बहुत जरूरी है। जो भी आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट करने हैं उसके साथ आपने रेफरेंस जरूर देना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट जो है वो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स देना है, उतना ही इंपॉर्टेंट जो है वो उनके रेफरेंस कोट करना भी है। तो उसके रेफरेंस जो है वो लाजमी दें। कोशिश करेंगे जो है वो साफ सुथरा लिखें, ठीक है। और ब्लू और ब्लैक इंक इस्तेमाल करें, वो आप बॉल पेन इस्तेमाल करें, जिसके साथ भी आप अच्छी राइटिंग में आप लिख सकते हैं वो यूज करें, ठीक है। राइटिंग जो है वो भी बड़ा मैटर करती है। अगर आपकी राइटिंग लीजेबल नहीं है, पढ़ने वाली नहीं है, तो फिर आपके लिए बड़ा मसला होगा। अगर वो पढ़ेगा नहीं तो उससे जो है वो वर्ड्स को स्किप करके आगे चला जाएगा, तो उसको सही तरह से जो है वो आपका एक्सप्रेशन समझ नहीं आएगा। आपका आप क्या ओपिनियन बिल्ड करना चाह रहे हैं वो उसको पता नहीं चलेगा, आपके आर्गुमेंट्स उसको समझ नहीं आएगी। तो अगेन और अच्छा, एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जब आप सजेशंस दे रहे हैं या पॉलिसी गाइडलाइंस दे रहे हैं, पॉलिसी गाइडलाइंस हैं या सजेशंस हैं, उसके अंदर आप जो रियल वर्ल्ड के मॉडल्स हैं, ठीक है, उनकी मिसाल जरूर देंगे। नॉर्वे का मॉडल है, बांग्लादेश का मॉडल है, या आपके पास जो है वो सिंगापुर का मॉडल है, गवर्नेंस से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, कोई डेमोक्रेसी से रिलेटेड आपने मिसाल देंगे, तो उसके जो जो आइडियल मॉडल्स हैं उनकी मिसालें आप जरूर बीच में दो चार जो है वो कोट करेंगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिसी गाइडलाइंस जो है वो 6-7 दे रहे हैं, तो 3-4 मॉडल जो है वो लाजमी आप उसके अंदर डिस्कस करेंगे। और ये आपके आर्गुमेंट को महज, आप ये नहीं है कि आप जो है वो एक वर्डली आर्गुमेंट यहाँ पर दे देंगे कि ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, नहीं। बल्कि उसको ये पता होना चाहिए कि आपको जो है अपने इंटरनेशनल मॉडल्स को स्टडी किया हुआ है, और आपको ये पता है कि ये मॉडल अगर इस तरह से अप्लाई किया जाए तो इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि योर अप्रोच शुड बी प्रैग्मेटिक।
तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है उसने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। जो बच्चे हमारा सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं नोट्स के लिए, प्रिपरेशन क्लासेस के लिए, मॉक टेस्ट वगैरह के लिए, वो इस नंबर पे एडमिन के साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं। विश ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।